अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे अपनी सेहत का बहुत ज़रा ख्याल रखें। आजकल हर तरफ वायरल बीमारियां फैली हुई हैं। कराची में तुम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि हर बंदा खाऊं खाऊं कर रहा है, बहुत ड्राई कॉफ भी हो रहा है। तो पता नहीं यहाँ पे बारिश कब होगी। कहते हैं ना बारिश होगी तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लाहौर में भी हम देख रहे हैं स्मॉग की वजह से जी जो क़यामत वहाँ पर आई हुई है। और ये जो मेरा गला तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा ख़राब है, ये भी माशाल्लाह से स्मॉग की ही देन है। भाई इसके लिए तो हम ये काम कर सकते हैं कि घर से बाहर कम निकलें और मास्क लगाएं। जो कोविड ने में सिखाया था ना कि आपने मास्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये करेंगे तो शायद हम इन वायरल बीमारियों से बच जाए। प्रॉपर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जनाब, जैसा लगता है हर बंदे को लाहक है, या फिर मैं ये कह दूं कि लोगों को पता ही नहीं कि इतना ज़रूरी है ये चीज़, इसका ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़ायद जो बीमारियां पैदा होती हैं, शायद मैं आपको कम नंबर बता रही हूँ, ये डॉक्टर्स ही आपको सही नंबर बताएंगे, वो हमारे गट हेल्थ की वजह से है। हम अपने गट हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखते। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपने नई टर्मिनोलॉजी निकाली है गट हेल्थ की। भाई गट हेल्थ ही सब कुछ है। बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुनते नहीं है जब कहते हैं कि भाई माशाल्लाह से आप कितने एक्टिव हैं, आप तो बीमार भी नहीं होते, आपकी तो स्किन भी इतनी अच्छी है। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, पंजाबी में आपने सुना होगा, वो कहते जी पुरानी खुराकां खाइयां हुई ने, यानी कि पुरानी खुराक जो असली खुराक होती थी, जो प्रोसेस्ड नहीं होती थी, जो घर का बना हुआ खाना होता था। इसीलिए नो डाउट एंड नो वंडर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बहुत इनकरेज करते थे कि बेटा बाहर का खाना नहीं खाना। अभी भी लोग यही कहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो बच्चों को यही कहते हैं और ख़वातीन को भी कहते हैं कि भाई जो भी खाना बनेगा, खाना घर में बनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर पकने वाला खाना कैसा है। ये जो हम फ्रोज़न आइटम्स ले आते हैं, जो हम प्रोसेस फूड ले आते हैं अपनी तरफ से, तो हमने बड़ा पैसा खर्च किया होता है इस पर। लेकिन आपको पता भी है कि वो फ्रोज़न आइटम्स जहाँ पे हम ख़रीद रहे होते हैं, तो बेसिकली हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बीमारियाँ ख़रीद रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो जिस तरह का खाना पकता है, हम तो खाने इतने बड़े टेम्परेचर पे पका लेते हैं कि वो खाने की मत ही लिटरली मार देते हैं ना। हमने सब्जियां पकानी हो तो सब्जियों में एक सब्जी को हम इतना ज़रा पकाएंगे कि सब्जियों की शक्लें बदल जाएंगी, आपस में इतने रल मिल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हम खा क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं जो कि हमारी इस गट हेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो हमारा स्टमक इश्यूज़ है ना, इसी से बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आपको पता है डिप्रेशन, एवरी अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ नाउअडेज। हर कोई बात कर रहा है, पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ के वाले से बात होना शुरू हुई है। तो आपको पता है आपकी मेंटल हेल्थ भी कब मुतासर होती है? यहाँ से, जब आप गट के इश्यूज फेस कर रहे हों। सही कह रही हूँ, और डॉक्टर्स भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। सो हमने अपनी इस गट हेल्थ, अपने स्टमक इश्यूज़ को हल कैसे करना है। और एक और चीज़, इससे पहले कि मैं आप पैकेज की तरफ जाऊँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये कह रहे होते हैं कि स्कूल नहीं जाना हमारे पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाना हमारे पेट में दर्द है, चले एक दो ने बहाना भी बना लिया। लेकिन आपको पता है बच्चे को एंग्जाइटी हो रही होती है, और वो एंग्जाइटी, उसकी डिप्रेशन, कहीं ना कहीं इसको फियर ऐसा होता है कि वो उसकी गट पे इफेक्ट कर रहा होता है। सो ऑलवेज लिसन टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा जब भी पेट के हवाले से तकलीफ की बात करे, ठीक है। तो जनाब हमारे साथ शो में डिस्कशन के लिए मौजूद हैं डॉक्टर फैसल वसीम इस्माइल, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आप वाबस्ता हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम गालिब आगा हर्बलिस्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर उज़मा हमीद साहिबा जो कि जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर नाशीज़ इनायत जो कि एसोसिएट प्रोफेसर गेस्ट्रोएंटरोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही बड़ी डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पाँचों मौजूद गेस्ट को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूँगी डॉक्टर वसीम, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, ये जो गट हेल्थ जिसके हवाले से आजकल हम बात करें, एंड थैंक गॉड लोगों में इस हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस आती जा रही है कि भाई ये जड़ है फसाद की, ये है क्या गट हेल्थ, पहले तो ये बताएं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछले कुछ सालों में खुसूसी तौर पे इस साल गट हेल्थ के ऊपर बहुत बात हुई है, और ये ऐसे शुरू हुआ है कि जब ये रियलाइजेशन सब में और साइंटिस्ट्स में हुई है कि हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो दूसरे पैरासाइट्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमें ये पता चला है कि अगर वो ऑर्गेनिजम्स और वो जरासीम जो हमारी आंतों में रहते हैं, अगर वो हेल्दी वाले हैं तो हमारा पेट भी नॉट ओनली ठीक रहेगा, मगर बहुत सारी चीज़ें, हमारा हार्ट,
हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें उससे मुतासिर होती हैं। और अगर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि गट में हैं, जिसको माइक्रोबायोम साइंटिफिकली कहा जाता है, अगर वो माइक्रोबायोम अनहेल्दी है तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें पूरे जिस्म में मुतासर कर रहा होता है, नॉट ओनली डाइजेशन की बट ऑल्सो हार्ट की इन्फ्लेमेशन को, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को, ब्रेन फॉग के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ये तमाम चीज़ें गट हेल्थ से मुतासर हो रही हैं। सही। और जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जी ये गट हेल्थ, जैसे आप शुक्र है आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड है गट हेल्थ से, डॉक्टर साहब वो कैसे? जी बिल्कुल है। इनफैक्ट आपको शायद ये सुन के हैरानी हो कि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात हो रही है, पार्किंसंस डिजीज़ की बात हो रही है, कई सारे ऐसे ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं गट हेल्थ से, क्योंकि गट हेल्थ में जब वो बुरे जरासीम होते हैं तो पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी, एक सोजिश जैसा एक एनवायरनमेंट पैदा होता है, और जब पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी और ब्लड में होगी तो ब्लड आप जानती हैं पूरे जिस्म में हर जगह गर्दिश करता है। सो दैट इज वेयर द इन्फ्लेमेशन विल बी टेकन एज वेल। वो जैसे वो कुछ बड़े बुजुर्ग ना, आप कुछ से पूछें तो वो कहते हैं जी गैस चढ़ दी, उतानो चढ़ दी, बताते कि जी गैस दिमाग में चढ़ गई सी। तो अब पता चलता है वो बड़े बुजुर्गों को आइडिया तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इशारा सही कर रहे होते थे। कितनी ज़रूरी है गट हेल्थ का ख्याल रखना, और हिकमत की अगर बात करें तो हिकमत ने इसको कैसे सपोर्ट किया है? सबसे पहले हिकमत में तो बहुत पहले से ये बात मुतय्यन है कि उम्मुल अमराज मैदा, अगर मैदे का कोई इशू है तो वो उम्मुल अमराज है, बहुत सारी बीमारियों की माँ है, जड़ है। अगर मैं बात करूँ निज़ाम हज़म की, गट हेल्थ की या स्टमक इश्यूज़ की, हमारे जो स्टमक इश्यूज़ इब्तदा है ना वो है हमारी नज़र से। नज़र से किस तरह है, जब हम खाना देखते हैं वहाँ से लेकर स्टूल पास करने तक ये एक पूरा सिस्टम, अगर कहीं पे भी ख़राबी आए तो वो गट हेल्थ की ख़राबी, स्टमक की ख़राबी या डिफरेंट एंजाइम्स की ख़राबी होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल न्याय का एंगल सुन रही हूँ कि उसको देखने तक जब तक आप उसको अपनी बॉडी सिस्टम से आउट ना करते हैं। क्यों कह रहा हूँ ये, आपके सामने अचार रखा हुआ है, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो एसिड है। अगर हम उसको लेते हैं तो एंटी एसिड पहले से कुदरत का निज़ाम है जो उसको बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि देखने से स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं वो दो चीज़ों में, कंसंट्रेशन की खराबी या कमी, खाना खाते हुए और स्टूल पास करते हुए। जब आप स्टूल पे बैठ रहे हैं और डिफरेंट किस्म के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, अक्सर लोग तो न्यूज़पेपर या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मोबाइल तो खाना खाते हैं मोबाइल है, और लोग बाथरूम बैठ के मोबाइल लेके बैठे होते हैं। ये दो ही चीज़ें अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपके बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, स्टमक से रिलेटेड, गट हेल्थ से रिलेटेड। और गिफ्ट में वो तमाम अमराज आपको मिलेंगे जो डॉक्टर फैसल ने बहुत तफसीलन बताए कि वो चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिफरेंट किस्म के और बीमारियाँ हों। और तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है, उसके आदाब भी बताए हैं। और सबसे अच्छा आदाब जो कि आज साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है वो ये कि खाना यहाँ तक नहीं खाएं, खाने के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाली। 4 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी, इसी अमल को दोहरा लें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक सिस्टम, और इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी जो ऑर्गन्स की हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, जैसे साइंस अब कहती है मतलब कि जी आपका जो दिमाग है, जब आप खाना खाते हैं थोड़ी सी भूख रख लिया करें, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ी देर बाद, आपके जो स्टमक है वो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग को सिग्नल पहुंच जाता है कि आई एम फुल। और ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी हमेशा कहा कि भूख रख के खाना खाए, मतलब अब साइंस जो है वो सपोर्ट कर रही है जो रसूल पाक ने कहा। सो डॉक्टर साहब ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम एक तो सर्दियों में, और सर्दियों में तो खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, सर्दियों में हमारे सारे तरी वाले खाने हैं, हमारे पाए पकड़े कि किसी के घर से पाए आ रहे हैं, कहीं से कुन्ना आ रहा है, कहीं से निहारी आ रही है, मतलब वो हर वो चीज़ जो कि मेरी आपको ना हर छोटी मोटी सी मौत दिखाई दे रही है, हम वो खा रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं ये तो वो सीज़न है। तो ये सर्दियों में भी मुझे बताएं कि गट हेल्थ कैसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये दोनों जो बातें हुई हैं अभी इनको कंटिन्यू करूँगा। सर्दियों में इंडल्जेंट फूड हम ज़्यादा खाते, पानी हम कम पीते, फेस्टिव पीरियड भी है, शादी का सीज़न भी है, जी जी बिल्कुल, हलवे वगैरह भी वो तो सवाब मिलता है ना, तो ऐसे खाते हैं डॉक्टर साहब। सो इन तमाम चीज़ों की वजह से गट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स है। और मैं उस बात से भी बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। पुरानी नॉलेज जो मौजूद थी उसकी नई एक्सप्लेनेशंस है। यू नो, अंग्रेजी में तो जैसे एक फिक्रा है लिटिल एंड ऑफ्टन खाए, तो कम खाए और बार बार खा लें, वो बेहतर है, राइट।
उसी की एक्सटेंशन है जो हम और बात जैसे कर रहे 6 मील्स अ डे एक डाइट भी आई थी डॉक्टर साहब की, जिससे था कि अगर आपने वेट कम करना है तो बड़ी इफेक्टिव डाइट थी जी, वो 6 छोटे छोटे पोर्शंस में खाना। हाँ हाँ बिल्कुल। और हर चीज़ हर एक के लिए वर्क नहीं करती, लेकिन ये कि रूटीन में कम खाना ज़्यादा खाने से बेहतर है। और लेकिन ये बात कि प्रैक्टिस करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल। अब और आपने सही कहा, शादियों का सीजन है, अब लोगों को ये भी होता है कि हमने सलामी दी, हमने पैसे तो पूरे करें। मैं ज़ाहिर तफन्नुन की बात कर रही हूँ। डॉक्टर बिल्किस, आपके पास जो लोग आते हैं जब उनकी गट हेल्थ मुतासर होती है, जब उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी क्या रीज़न क्या देते हैं, और क्या लोगों को आसान होता है कन्विंस करना? आसान तो नहीं होता, कन्विंस करना बिल्कुल आसान नहीं होता। और गट हेल्थ से बहुत सारी बीमारियों को हम उसका पता लगाते हैं। जैसे इंडाइजेशन है अगर, तो किडनी इश्यूज हो सकते हैं। तो आप सौंफ, पान, छालियाँ खाने से आप सही नहीं होंगे। आपको मतलब कि पूरा होल एब्डोमेन का चेकअप कराना ज़रूरी होता है कि क्यों इस तरह हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें देखना है। और जैसे हम गट हेल्थ पे B12 पे बात करें ना, B12 की ही वजह से जो है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के पेशेंट्स जो होते हैं वो उनको ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, टेंशन, डिप्रेशन हो रहा होता है, क्योंकि उनके गट में जो B12 बन रहा होता है उस, और जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा होंगे उनकी ज़्यादा चलेगी। तो जब उनकी ज़्यादा चलती है तो फिर जो है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब भी गट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम तो मतलब ये नहीं है कि नेचुरोपैथी शुरू से ये कहती है कि मैदा तंदुरुस्त दिमाग तंदुरुस्त। अगर मैदे की खराबी है तो सारी चीज़ें जो है ना ख़राब होंगी। और अब मैदे में भी बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं, आप ये देखें ना कितनी बड़ा जो आपकी इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, उसको लुब्रिकेंट रखना, उसमें से जो चीज़ें गुजरती हैं वो जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना। एक गलती आजकल बहुत है और शादियों में भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट का। हम दही खा रहे हैं, फिर फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर आप इनका कॉम्बिनेशन में होता है। जी, बूफे नहीं, ये बहुत गलत है। तो ये जो है ना सादा खाना सही है, लेकिन जब आप बूफे सिस्टम में जाके हर चीज को चखते हैं, हर चीज का डाउन टाइम अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि दही सुबह में खाना चाहिए, क्योंकि दही और रेड मीट दोनों का आपकी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एक साथ जो है ना तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसीलिए हम बीमारी में भी दही का इस्तेमाल, या पेट के अमराज में दही का इस्तेमाल करते हैं। आप स्मूदीज बना लेते हैं, उसमें इतने सारे फ्रूट्स डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, तो और फिर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में। तो ये ना ये जो डाइट जो है ये भी एक साइंस है, इसको भी समझने की जरूरत है कि क्या चीज कब खानी चाहिए। और हम इसमें गलती करते हैं, हम रात को बैठे होते हैं तो हमें रात को भूख लगती है, तो फिर फूड पांडा होता है, फूड पांडे से चीजें आती है, फिर सारी वो जो होता है गोरिल्ला पांडे का नाम देखे मेरी, हाँ सॉरी गोरिल्ला से मंगा लेते हैं, फिर वो गोरिल्ला वाले एक्शन हो जाते हैं। देखिए कितनी बहुत सीरियस नोट पे मैं ये बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वॉमिट करते हैं, रात को खाना खा के ही बेड पे जाते हैं, वॉमिट करते हैं, और वो वॉमिटिंग की वजह से अगर उसकी सांस की नाली में चली जाती है तो डेथ वाकई हो जाती है। ऐसा पिछले दिनों हुआ है। तो प्लीज आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर पे नहीं जाना। बिल्कुल। और ये नाइट मील्स प्लीज इसको अवॉइड करें। ये ज़रा नाइट मील्स के हवाले से बताएं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो ये मशगला एक शुगल है कि चले जी, और ये लेट नाइट हम स्पेशली अगर जाग रहे होते हैं सर्दियों में तो रात को भूख लगती है, फिर आप कहते हैं चलो भी किसी जगह से खाना मंगवा लेते हैं या जाके खा लेते हैं। अच्छा वेकेशंस भी है ना, जी वेकेशंस तो आजकल ये सबका हो रहा है। अच्छा देखिए मदिया, हर चीज़ की बात ये है कि शुरुआत जो होती है ना वो आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत मैटर करता है। अब हम छुट्टियां हों या आपका नॉर्मल डेज हो, अगर हम उनको चलें थोड़ी बहुत एहतियाती हो जाती है, लेकिन एक सर्दी का सीजन है, एक तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वैसे ही जैसे आपने बताया पाए, निहारी, सूप, इसका क्रेविंग बढ़ जाती है। अच्छा होता है कि क्योंकि और आजकल मिक्स नट्स, जो क्योंकि नट्स तो बहुत हेल्दी, नट्स खा लो, वो नट्स में कितने खाने हैं। हर चीज़ की मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की ज्यादती अगर फायदेमंद भी होगी वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। तो ये सबसे पहले अपने जहन को तैयार रखें। और हम वेकेशंस में कुछ हमें पता है कि हमारा
डिनर टाइम क्या है। आपने अगर मंचिंग करनी भी है तो बहुत हल्का सा स्नैक कर लें, उसके बाद कोशिश करें कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्टेप्स 200-250 स्टेप्स लें ताकि आपकी डाइजेशन हो, और फौरन से आपने बेड पे नहीं जाना। लेकिन ये देखिए, ये चीज़ें तैयार करनी होती है अपनी बॉडी को कि चाहे जिस तरह का भी मौसम हो, सीजन हो, हमने अपनी रूटीन को वैसे ही रखना है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, वही आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल ही अगर लोग बेहतर कर लें तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, सर्दी में अमूमन क्या होता है, जब बड़े खा रहे होते हैं तो बच्चे भी खाते हैं। बिल्कुल, हाँ। फिर सुबह उठते हैं, फिर वो ब्रंच हो रहा होता है, ना ब्रेकफास्ट है ना वो जी जी बिल्कुल, इसके टाइमिंग सारे आउट हुए होते हैं। तो फिर क्या होता है, खाने को डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता है। एक मील को तकरीबन डिपेंड करता है कि अगर आपने मीट लिया है तो उसको इट टेक्स अराउंड 6 to 8 आवर्स टू डाइजेस्ट। वेजिटेबल्स लिए तो उसका डाइजेशन टाइम अलग है। अगेन जो हम मिक्सचर खा रहे होते हैं ना, वेजिटेबल्स भी हैं, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर कुछ आ जाता है। तो वो प्रॉपर हमारी गट को रेस्ट ही नहीं मिल रहा होता है। गट की हीलिंग के लिए ना रेस्ट बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि डिनर और ब्रेकफास्ट में कम से कम 10 घंटे का वक्फा जरूर हो ताकि आपकी गट हील कर सके। डॉक्टर्स में जैसे हमारे तो इमामों ने भी कहा है कि आप जो सुबह का जो नाश्ता है वो आप बादशाहों वाला करें, बिल्कुल। आप दोपहर का जो खाना करें वो वजीरों जैसा करें, और आप जो रात का खाना है वो फकीरों जैसा बिल्कुल, ताकि उसको टाइम मिल सके गट को हील होने का ना, ताकि आप सुबह का दिन अच्छे से स्टार्ट करें। कि सुबह हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए मतलब होती हम है। आज अगर वो कहते हैं साइंस गट हेल्थ के वाले से बात करें तो नहीं, हमारे तो इमामों ने हमें बता दिया है कि भाई आपने कैसे अपना ख्याल रखना, और इतना ताकीद की गई है। इमाम मुत्तकियान ने भी कहा है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ, कि इतना गोश्त मत खाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सर्दियों का एक सीज़न ऐसा है बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है। एक तो देखें स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि कितने जब बकरा ईद के बाद कितने केसेस हम देखते हैं कि अगले दिन ही रिपोर्ट्स आने लग जाती कि इतने लोग जो हैं वो अस्पताल में जो है वो दाखिल हुए हैं। तो ये जो सर्दियां हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, हम कहाँ पे एंड अप होते हैं फिर? हाँ, दुनिया भर में हमें ये पता है और कई सालों से पता है कि रेड मीट के अपने बहुत सारे मुज़र असरात हैं। एंड वी हैव नोन फॉर सम टाइम के रेड मीट और वाइट मीट में वाइट मीट इज़ जनरली ज़्यादा हेल्दियर है और उसी के ऊपर करना चाहिए। और ऑनेस्टली एक मिथ है कि कहना कि रेड मीट से अंदर बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स जस्ट अ मिथ। और क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स पास ऑन होती रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए हम बिलीव भी करते। जी बिल्कुल, तो फिर वो इसीलिए ऐसा होता है। मगर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो रेड मीट के जो हेल्थ के मसाइल हैं, उसके अलावा मीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया उसमें बहुत आसानी से पल भी जाते हैं और प्रोलिफरेट भी करते हैं, बढ़ते भी हैं। तो मीट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो खुसूसी तौर पे बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि उससे बहुत बुरा पेट ख़राब होता है, डायरिया होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है। और डॉक्टर साहब, हम तो मिक्स खा रहे होते हैं ना, हम कहीं भी बजाएं। फर्ज की जैसे एक है कि आपने जी फर्ज करें कि इस अमाउंट में, जिसको मेरे ख्याल से 100 mg कितना बनता है, अराउंड 100 ग्राम है ना, बराबर 250 ग्राम जो है 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम। हम तो किसी अगर शादी में जाएं तो वहाँ पे अगर फर्ज कीजिए कि आपने एक, चलो अगर निहारी बनी है, कुछ भी बना, आपने वो ली, फिर आपने चिकन का भी कोई आइटम ले लिया, फिर आपने बारबेक्यू का भी आइटम ले लिया, फिर आपने चिकन सैलड भी आपने साथ से डाल के खुश हो गए कि हमने सैलड तो डाली है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीट है जिसमें चिकन भी जा रहा है, जिसमें, और फिर इसके बाद में फिंगर फिश भी ले लें जी, चलो शाबाश, प्रॉन्स भी खा लें, तो मतलब अभी हम दम घोट दें अपने मैदे का। तो डॉक्टर साहब, ये कितना नुकसानदेह है? सो आई थिंक जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड is a problem. मगर एलोपैथिकली अगर मैं बात करूँ, more than that it is the quantity of the food जो एक साथ खाया जा रहा होता है, and the overeating that medically produces a bigger problem. ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से होता है मेडिकली अगर मैं बात करूँ कि हम कितना ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि वो बुफे होता है, आप सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें चखते हैं, पैसे पूरे करने होते हैं, एंड बिफोर यू नो इट आपकी पूरी प्लेट भर चुकी होती है और आप सब खा चुके होते हैं। सही। अच्छा, आजकल आपके पास कितने गेस्टों की केसेस आ रही हैं, बताएं? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हिकमत में भी और ओवरऑल भी मेरे ख्याल से 40% जो पेशेंट्स होते हैं जो जर्नल आ रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, कहीं ना कहीं स्टमक इश्यूज उनके साथ लाजमी होते हैं, जो कि डिफरेंट बीमारियों की वजह बन रहे होते हैं। हिकमत में हमारे यहाँ कम से कम वाले साहब ने ये सिखाया कि कभी भी दुनिया में कोई दवा देनी हो, चाहे वो जिगर की हो, चाहे वो स्टमक के लिए हो, चाहे वो किसी और इशू के लिए हो, बोन्स के लिए हो, हज़म के निज़ाम की दवा उसमें लाजमी शामिल होती है उनके प्रिस्क्रिप्शन में। उसका रीज़न ये है कि उनका निज़ाम हज़म ठीक होगा तो चीज़ें उनकी बेहतर होना शुरू होंगी।
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से, बहुत सारे और इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अगर उनको माइनर कॉन्स्टिपेशन जो हो रही होती है वो उसको टैकल नहीं कर रहे होते, और जब कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद रेगुलेट होना शुरू हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। मैं बार बार कॉन्स्टिपेशन पर आ रहा हूँ, शुरू में भी मैंने कहा, बट कॉन्स्टिपेशन और स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बहुत सारी बीमारियों का। तो ये तमाम चीज़ें, एक माजरत के साथ डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मैं बकरे के गोश्त पे। हमने बहुत, शायद आज की तारीख की अगर बात करूं तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकलाइज दुनिया में चले गए, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, प्रेशर वाला गोश्त है आपके पास बकरे का 100 किस्म, जी ऑब्वियसली, लेकिन आज भी क्योंकि सुन्नत रसूल है बकरा और भेड़ या ऊँट का गोश्त खाना, गाय वहाँ नहीं है, वहाँ मुर्गी नहीं है, वहाँ मछली का इस्तेमाल बहुत कम है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, बट मैं उसके ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बेहतरीन मजमुआ है जो हमारे तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन सोर्स बन सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो उसमें सरीद का जिक्र है। सरीद में हमने मसला क्या किया है, हमने गोश्त को कड़ाही की सूरत में लेके आ गया, हांडी की सूरत में लेकर आ गया, भुना हुआ। वो जो क्वांटिटी ऑफ मीट है जब वो बढ़ जाता है तो हम जारी पता बीमारी का बाइस बनते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से भी इख्तिलाफ थोड़ा सा शायद करूँ माजरत के साथ, मैंने जो पढ़ा वो 70 to 80 ग्राम्स पर डे मीट अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, जो कि 250 ग्राम, माजरत मैं गलत हूँ शायद, तो मैंने जो पढ़ा था वो शायद मैं गलत हूँ, उसके लिए बहुत माजरत। तो उस पर यह है कि हमें इतना गोश्त इस्तेमाल करें। एंड देन अच्छा, उस टाइम में भी बकरे का गोश्त रोज थोड़ी खाया जाता था, भुना हुआ गोश्त होता ही था। और सरीद में भी ये है, वो तो कोई महफिल दावत होती थी, पता चलता था जी बकरा कुर्बान किया गया है, देन उसका वो यूं था। और सरीद में भी ये है कि बहुत सारा पानी वाला थोड़े से गोश्त, बहुत सारा पानी और उसमें रोटी भिगो के यखनी। हमने जो इसको भुना हुआ खाना बनाना शुरू कर दिया, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा था, भुना हुआ खाना हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह। मटन की अगर मैं बात करूँ, देखिए जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, मैं माजरत करूँगा पहले डॉक्टर साहब से, लेकिन जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो हलाल और हराम गोश्त में भी एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, जो कि शायद हम हलाल गोश्त के इतना ज़्यादा हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि जो खून का इखराज होता है हलाल में वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो हम रिसर्चेज नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं वो उस गोश्त की होती है जो नॉन हलाल है। तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है। इनफैक्ट अब तो ऐसा वेस्ट में भी जाए तो दे प्रेफर ज़बीहा गोश्त, उनको भी होता है कि यहाँ की जो तरीका है उसको स्लॉटर किया जाता है, वो खुद कहते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, बेनिफिशियल है। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर बिल्किस से दरख्वास्त करूंगी कि आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चली जाएं, और किचन काउंटर में आज क्या आप जो है नेचुरोपैथ से बताएंगे कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरे पेट में हुई, और तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन से, जो देखें ना घर की जो ख़वातीन होती हैं उनको जो थोड़े बहुत देसी नुस्खे आते हैं, मेरी अम्मी ने फ़ौरन सौंफ पुदीने का पानी बनाया, उसमें थोड़ी सी उन्होंने चीनी डाली और उन्होंने मुझे वो दे दिया। वो बहुत खूबसूरत सा, बहुत मज़े का वो बना, क्या वो बना, और मैंने पी लिया। और यकीन माने थोड़ी देर बाद मेरे पेट में जो इतनी तकलीफ़ थी वो बेहतर हो गई, और वो कुछ देर के बाद बिल्कुल गायब भी होगी। ऐसे मैंने देखा हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं और उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो वो उन्होंने अपने मुताबिक, मेरी अम्मी ने फ़ौरन उन्होंने सौंफ पुदीने का पानी बनाया, और एग्जैक्टली ऐसे ही इस पानी ने उनको बड़ा रिलीफ दिया। तो ऑफ कोर्स हमारे किचन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिलीफ के लिए और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैं गट हेल्थ के लिए सुबह उठ के, अब तो उसको एंटी एजिंग कहते हैं, जो हमारी आंत है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी टिप इस्तेमाल करें, सुबह उठ के आपने डायरेक्ट उसको नहीं पीना। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि लेमन वाटर, उठते ही नींबू पानी पीते हैं या जीरे का पानी। कुछ लोग तो उठते साथ वो कहते हैं 2 गिलास पानी पीते हैं, मैंने कहा मैं पीऊँ तो मैं तो हर एक का पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन 1 गिलास पानी आपने रूम टेम्परेचर वाला पीना है, अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, उसके बाद आप कोई भी टिप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इनसे भी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस के सपोर्ट करती है, लोग कहते हैं ना सुबह उठते साथ ही आप पानी पी लें और तो बहुत अच्छा होता है कि निहार मुँह पानी पीना, कि मेडिकल साइंस को सपोर्ट करती है? जी, जनरली सपोर्टिव ही है, बिल्कुल हाइड्रेशन में मदद करती है, एंड इट गेट्स योर इंटेस्टाइन स्टार्टेड अगेन फॉर डाइजेशन। तो जी बिल्कुल फायदेमंद है। और जैसे डॉक्टर आशीष, जैसे हम लोग सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेमन वगैरह के साथ, तो वही बात कि मेडिकल साइंस का वो क्या इसमें है कि अगर हम सुबह सुबह निहार मुँह ऐसी चीज़ लें तो वो कैसी है हमारे लिए?
बजाय कोई लोग तो बेड टी लेते हैं ना कि मुझे बेड टी चाहिए, हाँ। वो चाय अगर लें और अगर ये चीजें आप किसको सपोर्ट करेंगे? मेडिकल साइंस किस चीज को सपोर्ट करती है? सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो पहले वाली डिस्कशन थी उसी का भी एक एक्सटेंशन कि हम नेशनल टेलीविजन पे है तो जनरलाइजेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रेंजेस होती है हर चीज़ की, जी। और हर एज की, हर जेंडर की, हर जिंदगी के हिस्से की अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स भी है। बिल्कुल। जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो एथलीट्स है, बॉडी बिल्डर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके अलग रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन्स की। वो हम लोग जो बैठ गए पूरा दिन तो बैठ गए, उठना ही नहीं है अब। उनकी जाहिर है कम रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी आर नॉट बर्निंग एनीथिंग। हाँ, सो अब हर उम्र के साथ साथ भी चेंज होती जाती है। इसी तरह पूरी दुनिया में, जैसे कहते 30 के बाद आपको 35 के बाद आपको दूध वैसे डाइजेस्ट नहीं होता जैसे पहले आप हाँ, इज इट ट्रू? 35 के बाद तो थोड़ा सा वैसे ही सब स्लो डाउन कर देता है। सो और स्पेशली देखिए कल्चर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस इलाके में हम होते हैं उस इलाके के अपने फूड्स और क्लाइमेट होता है, दूसरी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल। फिनलैंड के कोई रिसर्च डायरेक्टली एप्लीकेबल हमारे पे नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपने खाने हैं। सो हम कहें वहाँ के लोग इतने खुश रहते हैं तो उनकी अपनी वजूहात हैं। सो सिर्फ वैसे उनकी कैबिनेट में आपको पता है ज्यादातर खवातीन है। सो सिर्फ फूड नहीं, पूरा लाइफस्टाइल। ठीक, मैं सुबह जिस वक्त उठता होता हूँ आधा कराची उस वक्त सोने जा रहा होता है जी। सो किसी को डॉक्टर साहब मैं दिल करता है मैं कोट लगाऊं ऐसे लोगों की, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। मैं देखती हूँ अगर संडे को कभी बाहर निकल जाए 1:30-2 बजे तक बाहर हलवा पूरी बिक रहा होता है, मतलब ये लोग सुबह उठते ही नहीं है। हाँ। मुझे वजारत दी जाए लोगों को सिर्फ कुछ चढ़ाने की इस बात पे। जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो अब उनको आप क्या कहेंगे कि सुबह उठ के नींबू पिए, वो पिए? वो तो सुबह उठे ही नहीं, वो तो उठे ही शाम में। बिल्कुल। सो उसकी बस सनलाइट और थी, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनकी बॉडी क्लॉक, उनका सब कुछ ही बहुत मुख्तलिफ हो चुका है ऑलरेडी। सही बात, बिल्कुल। सो क्लियरली अगर वही लाइफस्टाइल रखना है, हम सब जानते हैं शिफ्ट पैटर्न वर्क, जो लोग रात में जागते हैं उनके साथ बीमारियों के सिलसिले बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, यू नो, डायरेक्टली लिंक्ड टू अर्ली हार्ट अटैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर एज ए नेशन हमको एड्रेस करना है तो सिर्फ ये नहीं कि गाय का गोश्त खाना है या 70 ग्राम खाना है कि 250 ग्राम खाना है, हमें तो अपना पूरे कल्चर को एड्रेस करना है। ट्रू और ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी, हम सुबह उठते साथ क्या करें जी अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए? अच्छा, देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप सुबह कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के खाली पेट शुगर की दवा खाते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं, तो वो आपने अपना प्रोटोकॉल रखना है जो आपको डॉक्टर्स ने कहा है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप वैसे जर्नली अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लुब्रिकेंट हो और आपको बीमारियां ना हो, और जिन लोगों के कुछ जेनेटिक भी होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, जेनेटिक भी ये है कि कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आपने देसी घी लेना है, गाय का ही लेना है, यहाँ स्पेसिफिक गाय का लेना है, भैंस का नहीं लेना है क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता। आपने गाय का घी लेना है 1/4 टीस्पून, ठीक है। आप ग्लास में रखें। सबसे पहले हाइड्रेट योर बॉडी। हाइड्रेशन का मैंने बता दिया कि आपने किस तरह हाइड्रेट करना है। पहले आप कुनकुना गर्म पानी नहीं तो रूम टेम्परेचर जो है ना वाटर लीजिए। अब ये जो गाय का मैंने घी लिया है, इस पे मैं पानी ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें से निकाल कर ना ऐसा नीम गरम पानी हो वो आप पीजिए, तो इंशाल्लाह इससे आपकी आंतें हाइड्रेट होंगी और आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने ये गर्म पानी डाला, इसके ऊपर मैं ये वाला पानी डाल देती हूँ ताकि हाँ बस ये आप पीजिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप इसमें शहद शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो गुड़। मुझे एकदम याद है लोग सुबह सुबह ऑयल पुलिंग भी करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल वो भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑयल पुलिंग करते हैं अपने उसकी ओरल उसके लिए, हमारी ओरल हेल्थ का भी बहुत कनेक्शन हमारी गट हेल्थ से। बिल्कुल, तो आप इसको ऑयल पुलिंग की तरह करके
एक अगर करना है तो देसी घी से, अगर ऑयल पुलिंग करना है तो उसको आपने पीना नहीं, उसको आपने बाहर, ठीक है, स्पिट आउट, हाँ स्पिट आउट करना है, और ये जो है आपने पी लेना है, ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ, हालून के बीज। हालून क्या होता है? हालून इसको कहते हैं क्रिस वाटर सीड्स, शायद कहते हैं ना इंग्लिश में। ये बहुत, हालियम सीड्स भी कहते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त होता है आपके ब्रेन के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। आप इसको और हबुल इरशाद भी इसे कहते हैं। ये जिस तरह दूसरे सीड्स फूल जाते हैं ना, ये ऐसे फूल जाते हैं। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफा ऑल्टरनेट डे आप पहले इसको फुलाएंगे, फिर जो जिस पानी में आपने फुलाया है वो पानी आपने नहीं पीना, आप इसको निकाल कर वैसे ही आप स्ट्रेन कर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे डिटॉक्स भी होगा? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। देखिए आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड होगी, सुबह उठेंगे तो पाँव नीचे नहीं रखा जाएगा, हाथ अकड़ जाएंगे, जो आपका ऊपर अपर एब्डोमेन है वो भी सूजा फूला सा आपको लगेगा। अच्छा, एक मैं जनरलाइज पॉइंट भी बता देती हूँ कॉन्स्टिपेशन और मैदे के लिए। आप इस तरह हाथ रख के ना, ये वाला ये पॉइंट बनता है, आप इसको क्लॉकवाइज, सीधे हाथ का, सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे रखें। देखिए ऐसे अपने हाथ रखा ना, ये वाला, इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे इसको कहते हैं कि ये एंटी एजिंग है। अच्छा, तो इसीलिए गट हेल्थ अच्छी होगी तो एजिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट मुद्रास भी होते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आप मेडिकल साइंसेस को माने या ना माने करके देख लीजिएगा, फायदा हो तो करते रहिएगा। बात कहते हैं आपने डॉक्टर साहब को भी देखा है। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जो चीज आपको फायदा पहुंचाए आप कीजिए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, है ना? तो नुकसान नहीं हो तो आप कर लीजिए। अच्छा, दूसरा मैं एक, लोग सुबह सुबह पानी में मीठा सोडा भी लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल लेते, वो भी सही है निहार मुंह? उसमें मेरी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैं ये कहती हूँ कि आप अल्कलाइन चीजें वगैरह जो ले रहे हैं, आपकी अंदर गट की हेल्थ कैसी है, अंदर एसिडिक तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, पैप्टिक अल्सर तो नहीं है, उसमें अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं, और बेकिंग सोडा अलग होता है और इसके भी कॉम्बिनेशन है सारे, हमें पता नहीं होता, हम जो कपड़े धोने वाला जो होता है ना वो भी पी जाते हैं। है। जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा नमक वाला होता है। नहीं, मैं आपको सही बता रही हूं, हमने आप सही कह रहे हैं, नहीं पता लोगों को। हाँ, डॉक्टर साहब आप बताएं, बहुत जरूरी है जो हम इन्फॉर्मेशन दें वो बार बार सही करके बताएं, क्योंकि हमें बड़े लोग गौर से सुन रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो कहते हैं हमारी बड़ी जिम्मेदारी में से आई बिलीव कि मेरे पैनल में भी ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस दुनिया में तो हिसाब देना ही, मेरे ऊपर भी चीज का हिसाब देना है। इतनी देर से कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, तो अच्छा सर्दियों में ना ये इशू बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम पानी की इंटेक बहुत कम कर देते हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक में कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपका खाने पीने को भी दिल नहीं चाहेगा, आपकी तबीयत भी बोझल रहेगी, ब्लोटिंग भी हो रही है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है। तो वही बात है कि अपना पानी का इंटेक जरूर, बच्चे बूढ़े, खासकर बच्चों को, बड़ों को याद ही नहीं रहता, जो हमारे घर में बुजुर्ग अफराद हैं उनको याद ही नहीं रहता। तो वो, और एक चीज है कि बुजुर्ग हूं वैसे इस मामले में, मुझे भी याद नहीं रहता। एक चीज पता है, हम लोग क्या होता है कि कभी हमें प्याज क्या सिग्नल मिल रहा होता है बॉडी को, हम समझते हैं हमें खाने का सिग्नल मिल रहा है, तो हम वो उसको खत्म करके हम खाना खा लेते हैं, हम पानी नहीं पीते। तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है, हमें प्यास लग रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें भूख का सिग्नल आ रहा है। तो सर्दियों में अमूमन गलती जो करते हैं ना कि बार बार जो हम खाना खा रहे हैं, वो ये होता है कि हम पानी वाली जो हमारी सिग्नल लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, हो सकता है वो पानी की होती है, वो पानी आपकी बॉडी पानी मांग रही है। पानी तो देखिए सर्दियों में भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, गर्मियों में भी रिक्वायरमेंट है, हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। और डॉक्टर साहब ने जैसे बात की अभी आपने, डॉक्टर बिल्किस ने जो पानी और जो देसी घी का जो किया है, वो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट सीजन क्या वो करें? अच्छा, अब गट हेल्थ की वजह से बैड ब्रेथ होता है, जी है ना? तो और उसके लिए आप क्या करते हो? आपकी बाय द वे एक्नी इज आल्सो माशाल्लाह से आपकी गट हेल्थ की हाँ बिल्कुल, अगर आपको एक्नी हो रही है, बैड ब्रेथ है, आप बहुत सारे च्युइंगम चबाते रहते हैं और आप ये नहीं देखते हो कि गट को क्या चाहिए, किस तरह वो सही होगा, तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आप कीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने लेना है 2 छोटी इलायची, इसको, अच्छा छोटी इलायची को आप छील लिया करें, क्योंकि इसका जो अंदर का बीज है ना, और वो ब्लैक होना चाहिए। अगर ब्लैक है तो ये पूरी तरीके से मेडिसिनल वैल्यूज इसमें हैं, तो फिर आप वो इस्तेमाल कीजिए। 2 छोटी इलायची लीजिए,
पुदीने के चंद पत्ते ले लीजिए और आपने इसमें डालना है, गुलाब की पत्तियां हो तो वो भी डाल दीजिएगा, और चुटकी, सिर्फ चुटकी मैंने जीरा लिया है और चुटकी ही अजवाइन लिया है। ठीक है, ठीक है। प्लीज अजवाइन अल्सर के पेशेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया करें। अब इस पे मैं डालूंगी खौलता गर्म पानी। ये इन्फ्यूजन बन गया, इसको आप थोड़ी देर रखिए। इसमें जितनी चीजें डाली गई हैं सब आपने पीना है। इसमें लेमन और शहद नहीं डालिएगा। ठीक है। तो आप ये जो है ये भी एम्प्टी स्टमक आप पी सकते हैं। ये उनके लिए है जिनकी बैड ब्रेथ होती है और उनको ऑयल पुलिंग जरूर करना चाहिए और कोकोनट ऑयल से करना चाहिए। ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एंटी इन्फ्लेमेशन बता देती हूँ, जैसे मौसम के हिसाब से। वैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अभी हम गायब ना हो जाए तो एप्पल की जगह आप जो है गाजर का सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को खाना है खाली पेट, खाली पेट, बिल्कुल आप करके। अच्छा, ये इसके भी टाइमिंग्स हैं, वरना वही पंजाबी में कहावत है ना कि जिन्ना खाइया गाजरा ओना टेढ़ी पीड़, यानी कि जिन्होंने गाजरें खाई उनके पेट में दर्द हुआ। वो एक टाइम होता है, ऐसा हिकमत में को टाइम बताएगा गाजरों का? क्या टाइम? खास टाइम नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दोपहर के टाइम पे ही फ्रूट्स का इंटेक लिया जाए, मगरिब से पहले वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। और एक वजाहत, नॉर्मली लोग भर भर के जूस पी रहे होते हैं, जूस से ज़्यादा बेनिफिशियल है खाना अच्छी तरीके से चबा के। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसे सजेस्ट करेंगे? एब्सोल्युटली, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, नो जूसेस, बिकॉज वो लोग ये नहीं समझते वो एक ऑरेंज जूस के ग्लास के अंदर 6 ऑरेंजेस का शुगर है। जी जी बिल्कुल। तो उसको तो फ्रूट खाना चाहिए फाइबर के साथ। स्पेशली इफ यू आर ऑन डाइट तो कोशिश करें कि आप जो जूस है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। जी अच्छा, मैं बता रही हूँ कि आपने गाजर क्यों खाना है। आपकी गट हेल्थ के लिए विटामिन ए जरूरी है, जिंक जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके गट हेल्थ के, विटामिन सी, ये चीजें जरूरी हैं। तो आप गाजर का इस्तेमाल करें। अब देखें, जिनको बलगमे मिजाज होता है ना, जैसे जो हर वक्त खांस रहे होते हैं और नज़ला जुकाम खांसी, वो इसको ना ऐसे खाएंगे ना इसका जूस निकाल के, इसको आप थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे, थोड़ा सा इसको नरम करेंगे, उसके बाद आप इसको खाएंगे। कुछ घरों में ऐसे बुजुर्ग होते हैं ना जिनको एक्चुअली बलगमी खांसी होती है और फिर सुबह पूरे मोहल्ले को पता चल रहा होता है कि जी बिल्कुल किसी को बलगम है आज मोहल्ले में। उनके लिए ये है कि वो इसमें लूसन, जिसे अल्फा अल्फा कहते हैं, अच्छा लूसन, ठीक है, वो भी आप उसकी पत्तियां 8-10 डाल दीजिए। नहीं तो आप मेथी दाना, अच्छा मेथी दाना कसूरी, डब्बे वाला नहीं, अभी तो छोटे से ऐसे मिल जाते हैं, उसको अच्छी तरह धोकर वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ये आप सुबह लीजिए, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा सूप भी है। भाई बजाय कि आप बाद में बोले कि जी डॉक्टर बल्कि से कहा था गाजर खानी, तो चलो गाजर का हलवा ही खा लेते हैं, एक ही बात है। तो वो एक बात बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ को किस टेम्परेचर में पकाया जाता है, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। हमारे यहाँ जो मिक्स सब्जियाँ जो पकती हैं घरों में, हमारे अपने घर में भी हम इतना पकाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पकाते हैं कि मत मार देते हैं सब्जियों की। गाजर आपको मटर लगने लग जाता है, मटर आपको आलू लगने लग जाता है, तो वो रल मिल जाते हैं, बहुत यूनिटी हो जाती है। इतनी यूनिटी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिटी आपको सूट नहीं करती। ये होता है ना, हमारे मिक्स ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रंचीनेस उसमें होना चाहिए ताकि उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो। अच्छा, वैसे अगर नट्स में गट हेल्थ पे देखे जाए तो 2 नट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक बादाम भिगे हुए 7 और दूसरा कैशू नट, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो नंबर मैटर करता है कि 7 ठीक है, 7 या 2। ये जिनको भी एंजाइटी होती है, क्योंकि होम्योपैथिक में कैशू नट्स की बनी हुई दवा ही एंजाइटी के लिए हम देते हैं। तो जिनको एंजाइटी होती है ड्यू टू H पाइलोरी पॉजिटिव होता है, वो उनकी शिवरिंग भी होती है। कैशू यानी कि काजू, वो काजू थोड़े गर्म होते हैं जी। उनकी तादाद फिर कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसको भिगोने की जरूरत है, लेकिन बादाम को भिगोने की जरूरत है। अच्छा, जो मेरा फेवरेट है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए किचन टिप में, वो है धनिया। आप इस्तेमाल करके देखें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कि आपने क्या करना है धनिया के, अच्छा धनिया के जो पत्ते होते हैं इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं और इसके डंठल के अलग। अगर आप डंडी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मोटापा आएगा, और अगर डंठल हटा देंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। ओके ठीक है, तो आपने सिर्फ इसके जो है ना वो क्या नाम है, आपने सिर्फ इसके पत्ते लेने। और पत्ते कितने लेने? 20, 30, 40, 50 जितने पत्ते आप ले ले, कोई बात नहीं, मुट्ठी भर के आप ले ले। जिनको भी सूजन रहती है बॉडी में,
ब्लोटिंग रहती है, वाटर रिटेन होता है, वो सुबह सिर्फ धनिए के पत्ते चबा ले। और जिनका बीपी हाई होता वो कहते हैं ना आप धनिया पी के सुकून करें। हाँ, यानी कि आपको थोड़ा सा कूल डाउन सुकून भी होता है, नींद भी अच्छी आती है। जिनको नींद नहीं आती, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आपने सुबह चबाया तो आपको नींद आ जाएगी। आप ये खाइए, एज अ मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं खानों से पहले, ताकि वो एसिडिक जो है वो सही हो जाए। उसकी जगह एक आध दफा आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है। आप खीरे का जूस या खीरे में तो वैसे ही इतना पानी होता है, आप खीरा जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, और शकरकंदी आजकल बहुत हमें नजर आ रही है। शकरकंदी हाई फाइबर, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा और ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा। शकरकंदी में भी तो मीठा होता है, और ये स्वीट पोटैटो है, जी जी। फाइबर ज्यादा है इसमें। अच्छा, ठीक है। आप इसको एज अ मील इस्तेमाल करें। सही है। जैसे आपने दोपहर को शकरकंदी आपने इस्तेमाल की। अच्छा, अब क्या होता है, शकरकंदी मोटा क्यों करता है? इसमें हम नमक और मिर्चें डाल देते हैं। आप लेमन का इस्तेमाल करें। कौन सा टाइम कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि इसने आप ड्राइनेस कर दी है जब आप ये इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं शकरकंदी को? अगर अच्छी तरह पका हुआ होगा ना तो फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, तो मैं खुद भी इसके साथ थोड़ा सा पानी रखती हूँ, कुनकुना गरम, थोड़ा सा, उसके साथ आप इसको कंज्यूम करें तो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और बच्चों के लिए भी आप शकरकंदी की खीर बना के उनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एंटी इन्फ्लेमेशन, आपको कोई भी मर्ज हो, आप ये पेट के पेप्टिक अल्सर हो, एच पाइलोरी हो, ब्लोटिंग होती हो, गैसेस बनते हो, और जो भी आपको मैदे का मसला है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी यहाँ पर है आदि टिप, वो है सौंफ। सौंफ को हम कहते हैं आदि टिप। मैदे के अमराज हो, चाहे आंखों के, सौंफ पुदीने के पानी के वाले से बात। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये सौंफ लेना है, जितनी चीजें बता रही हूँ सब आपने हम वजन लेना है। सौंफ, मेथी दाना, मेथरे आपने लेने हैं, अजवाइन, ये सब आपने हम वजन लेना है। ठीक है। और जीरा, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये चारों चीजों को पहले आप तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, और इसमें जब ये रोस्ट कर लेंगे तो 8 से 10 छोटी इलायची डाल देंगे। ठीक है। इनको रोस्ट कीजिए, रोस्ट करने के बाद पीस के पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको खानों से आधा घंटा पहले खा लिया करें। और इसी को मैं जब ये सारी चीजें रोस्ट करती हूँ, ग्रीन टी बनाती हूँ, ½ टीस्पून इसमें से डाल देती हूँ उसमें, या ब्लैक टी बनाती हूँ, ½ टीस्पून इसमें से डाल देती हूँ। मसाला तो हाँ, तो मसाला टी बन जाती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आपको आएगी मेथी दाने की वजह से। अच्छा, मैं ना, क्योंकि मुझे भी ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं डॉक्टर सजाद से पूछूंगी कि ये जो आजकल हम मसाला चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे मैं कितनी जो है वो इन्फॉर्मेशन कमी बढ़ा रहा है। और दूसरी बात है, आजकल मैं देख रही होती हूँ पीपल आर बर्पिंग अ लॉट, मतलब इवन इन पब्लिक, क्योंकि वो कुछ चीज़ें या तो ऐसी खा रहे हैं जिनको सूट नहीं करी, या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो कि उनको नहीं खाना चाहिए। और ऑफ कोर्स उनके स्टमक पे, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ साइड से रात बेचारे वो किसी न किसी अजियत में लोटपोट होते रहते हैं, लेकिन खाना और निकम नहीं खाना। ये जो हम बाहर जाके अब घर की रोटी छोड़ के बाहर नान खा रहे थे, ये भी कितना नुकसानदेह, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जल्दी से जो आखिरी हम डॉक्टर बिल्की से वो नुस्खा ले लेते हैं। जी डॉक्टर बिल्की, किस चीज़ के लिए ये? जी, ये वाली जो रेमेडी है ना, इसमें धनिया के बीज भी डालने हैं। ठीक है। जिसको मैंने कहा ना सबको रोस्ट करना है। जी जी। इसके बाद क्या करना है, जब ये आप रोस्ट कर लें, रोस्ट करते हुए रिपीट करते, बहुत से लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया तो हाँ बिल्कुल, मैं एक जर्नलाइज बता रही हूँ गट हेल्थ के लिए। जी, जी। क्या आप कर सकते हैं, घर में बना के टेबल पे आपने ये रखना है। इसमें है सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा और साबुत धनिया। ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जितना मैंने डाला है 2-2 चम्मच, उसमें आप 7-8 छोटी इलायची भी, जब इसको रोस्ट कर लें, जब पीस रहे हो तो छोटी इलायची डाल दीजिएगा। रोस्ट जब कर रहे हो तो एक लेमन को काट के बीच से उसका जूस भी इसमें शामिल कर दें। ठीक है। ठीक है। और रोस्ट होगा तो जूस जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और इसका जरा मज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें काला नमक 1 चुटकी, जब बना ले तो 1 चुटकी काला नमक इसमें शामिल कर दें। इसको एक जार में, इसे शीशे की जार में भरकर अपने टेबल पर रखिए।
और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, कोई भी इश्यूज है, ज़्यादा नहीं लेना। देखिए लेस इज मोर, याद रखिएगा, इन्हीं से अद्वियात बनती है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि एक ही दिन में आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, ब्लोटिंग भी खत्म हो जाएगी, ये सब नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, आपने एक चुटकी खानों से जैसे 15-20 मिनट पहले आप ले लेना है। और आप बात कर रही थी जिनको बर्ब्स आते हैं, जी, बहुत ज्यादा बर्ब्स आते हैं, तो उनके लिए लौंग का पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिटेन करने में मदद करता है। 2 लौंग को भिगो दीजिए गर्म पानी में, और वो आप जो है दिन में 2 बार, 2 लौंग 1 कप के लिए 2 दफा ले लीजिए। दूसरा जिनसिंग टी, जिनसिंग टी जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जिनको महफिल में भी वो कहते हैं हम नहीं होता, लेकिन बर्ब्स उनको आ रहे होते हैं, और बहुत बुरे बर्ब्स आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट में एक बात कहूंगी, आप खाना को अपने लिए या तो ग़िज़ा को अपने लिए न्यूट्रिएंट्स में बदल सकते हैं या जहर में बदल सकते हैं। कैसे? आप जब खाना खा रहे होते हैं, अगर आप गुस्से में गीबत करते हुए, बच्चों से लड़ते हुए खाना खाएंगे, तो आपका डांटते हुए, आपका कोर्टिसोल लेवल अगर रेज्ड है तो वो खाना आपके लिए जहर है। ठीक है, आपको उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारे मज़हब में मूड का बड़ा इम्पैक्ट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको खाने के टेबल पे इस्लामी इक़्तिदार जैसे हमें सिखाया गया है कि आपने खाने निवाले को अच्छी तरह चबाना है। निवाले को चबाने से आपके एंजाइम्स जो उसको हजम करने के लिए वो प्रोड्यूस होते हैं। खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी है, खाने खाते वक्त शुक्र जो है वो भी करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर जो है ना बीवी की बुराइयां शुरू कर देते हैं, ये क्या पका है, ये क्या है, जी, वो जो लड़ाई झगड़े, वो खाने में हर वक्त नक्स निकालते रहते हैं। मीम में उनको प्रॉब्लम रहती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं पकी। अच्छा, ये अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये हमारे पुराने दौर में, मैं अगर सिर्फ हमारे मुस्लिम कल्चर के वाले से बात ना करूं, लेकिन अगर आप ऑर्थोडॉक्स आप क्रिश्चियन कल्चर में भी चले जाए तो वहाँ पे वो जो ग्रैटिट्यूड है, उसके बाद जो शुक्र, जो खाने से पहले की जो दुआ है, अगर आप उनकी भी आप कल्चर को देखें, रीड करें, तो वहाँ पे भी जो टेबल पे ये की जाती थी, टेबल के स्पेसिफिक मैनर्स होते हैं जिसमें शुक्र का जो आंसर है वो सबसे पहले आता है। और जो खुशी का, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो आप नेगेटिविटी से निकल जाते हैं। जी, और बिल्कुल, और हमारे कल्चर में भी, जैसे चित्राल में भी, हम खाना खाने के बाद दुआ ज़रूर करते हैं कि ये या अल्लाह गफूर रहीम ने हमें इतनी अच्छी नेमत से नवाजा। शुक्र की दुआ होती है बाकायदा, और किसी के घर अगर हम जाके करते हैं तो उनको भी हम दुआ देते हैं। तो प्लीज ये चीजें मिसिंग है, आप जरूर ये कीजिए। और आपको बताऊं, इस पे रिसर्च हुई है, कोई जर्मन, मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने रिसर्च करके पूरा बताया है कि इससे कितनी बीमारियां क्योर हुई हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके लिए नेमत बन गई। अगर खाना खाते वक्त आप बुराइयां, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो वो खाना जहर है। आप वैसे ही फाइबर ले रहे हैं। वैसे ठीक है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ये रिसर्च पे ना, किससे पानी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सुन रहा है, कहते हैं ना किससे, तो अगर आप एक पानी भी सामने रखें और उसके बाद आप उसके सामने कोई ऐसी सख्त सामान इस्तेमाल करें, तो वो जो अंदर है वो सुनता है। ये कुछ रिसर्च मैंने सामने कि आप उसको देखें कि वो अगर छोटे छोटे चैटन होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको भी अगर आप उसके सामने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें पौधे में, तो उसमें से स्मेल पड़ जाती है। तो ये एनर्जी इतना मैटर करती है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो वाकई जो उन्होंने बात की है, एक अच्छे मूड से खाना खाना, एक बुरे मूड से खाना खाना, एक गुस्से में खाना निकाला, और वो लोग जो कि वाकई जब टेबल पे आके बैठते हैं हर चीज़ में से नक्स निकाल रहे होते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये चीज़ें, ये जो एनर्जी वो टेबल पे लेकर आ रहे हैं, ये एनर्जी कितना मैटर करती है, और उस फूड का क्या जो डाइजेशन में कितना प्रॉब्लम होती है जो हम खा रहे होते हैं? आई थिंक ये तो काफ़ी जनरल सी बात है, और ये एनर्जी तो हर चीज़ में ही मैटर करती है, नॉट जस्ट फूड। पूरा दिन गुस्से में तो मैं ज़्यादा ही खा लेता हूँ, तो वो उसके बाद फिर गुस्सा और बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड बिल्कुल मैटर करता है पूरी ज़िंदगी के। यहाँ पे आई थिंक अ कपल ऑफ पॉइंट्स, जो एक तो ये कि हमको थोड़ी जिम्मेदारी के साथ, बिकॉज एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और प्रोफेशनल सारे बैठे, कि हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। कभी कभी कुछ हो सकता है आपको एक बीमारी या एक से ज़्यादा बीमारियां हो तो कुछ नुकसानदेह भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर। तो और वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। नहीं होता। इसलिए डायग्नोसिस हमेशा कहते हैं, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि ये चीज़ ले ली सुबह में तो अब सारे मसले हल हो गए। खरबूजे का शेक पी लिया तो डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसे नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको ये एक्सप्लेन करना चाहिए व्यूअर्स को। सेकंड, एक जो क्विक पॉइंट के
हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं बहुत सारे, जी जी, बर्पिंग है, ये है, वो है, हम डिजीज प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। सिम्टम्स जो है वो सीरियस डिजीज के और थोड़ी छोटी डिजीज के, दोनों के शुरू में एक जैसे ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सो इट कुड बी कि कुछ लोगों को, कुड बी क्या, हमें पता ही है, कुछ लोगों को खाली बर्पिंग जो है वो बहुत सीरियस बीमारी की वजह से भी होता हो है। सकता है, हाँ। सो एंड वो कुछ ऐसा करने से शायद बेहतर नहीं होगी। सो ये मालूम करना, अगर चीज़ बेहतर नहीं हो रही, कंसिस्टेंटली एक जैसी है या ख़राब हो रही है, तो यू डू नीड टू सीक अ प्रोफेशनल, कि आपको कुछ मशवरा किसी के साथ करना ज़रूरी है कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना, सही खाना, प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले का काम बहुत अच्छा होता है ये, ठीक। और मूड भी अच्छा रखना, जो आपने पॉइंट की कि खाने में अगर कंप्लेन कर रहे हैं या गुस्से में है, ये है, वो है, वो तो पूरे सिस्टम के लिए सही नहीं है। डॉक्टर साहब, जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो जैसे हम उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हम वो कर रहे होते हैं, या फिर जैसे हम एटकिंस डाइट कर रहे होते हैं, हम कीटो डाइट कर रहे होते हैं, जी। एंड देन जैसे डाइट जो कि वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने जिम जाना था, बॉडी शॉडी बनानी होती है, वो जो 20-20, 25-25 अंडे खा जाते हैं, जिनको देख के मुर्गी भाग जाती है कि ये मेरी नस्ल खुशी कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये नॉर्मल डाइट्स है, और क्या इनका कोई, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, तो ये जो 20 अंडे खा जाने वाले लोग हैं, ये जो अगर हम कीटो में भी हम, खैर गो के मैंने भी कीटो की, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फैट आप ले रहे हैं, या एटकिंस में आप बहुत ज़्यादा मीट ले रहे हैं, इज इट नॉर्मल? Well, not normal, because objective है किसी चीज़ का भी करने का, ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। नहीं है, हाँ, नहीं, नॉट लाइफ लॉन्ग। हाँ, इफ यू आर डूइंग कीटो डाइट, आपका ऑब्जेक्टिव है वेट लॉस, जी जी, और जहन में होता है कि ये इतना वेट है और इतने टाइम में इतना करना है, हाँ। राइट। सो वो एक इलाज की तरह ही है कि एक उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है और उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है। जैसे आपने 2 से 3 महीने आप उसको कर लिया है, हाँ, क्योंकि कीटोस में बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, या उससे पहले अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। ये जो आपने बॉडी बिल्डर्स की बात की, वो 2 दर्जन अंडे वाली बात, और डॉक्टर साहब साथ में प्रोटीन शेक्स जो ले रहे होते हैं, हाँ, सो वो एक ऑब्जेक्टिव है। अगर इफ यू नो, अगर आप compete करने जा रहे हो ओलंपिक्स में या वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, तो एक कंपेटिटिव स्पोर्ट है आपका काम, और उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इतना वेट करना है अपना, इतने बल्क अप करना है अपने आप को। सो उसका एक खास ऑब्जेक्टिव है। एक उस शख्स के लिए नहीं है वो जो पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठा हुआ है या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जो बिल्कुल कर ही नहीं रहा, उसको बर्न कर ही नहीं रहा। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, एज ग्रुप मैटर करती है। जैसे हमारे वो भाई, सॉरी डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, तो हमारे वो भाई जो कि आईटी की फील्ड में काम करते हैं, बिकॉज उनका काम ही ऐसे कि मुसलसल बैठे रहते हैं, तो यू हैव टू वॉच योर डाइट। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना डाइट देखें, क्योंकि वजह से डॉक्टर साहब ने बात की, आप बर्न तो कर नहीं रहे, मतलब ऐसे ही हमारे बहुत से डॉक्टर जो हमारे भाई हैं, उनको बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप 2 घंटे के बाद उठ के आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लें, तो ये स्ट्रेचिंग भी बड़ा मैटर करती है। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, ये डाइट्स हेल्दी है? जैसे उन्होंने कहा कि एक तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, लेकिन मुझे जैसे फील होता है, मैंने एक ज़माने बड़ी कीटो डाइट की, लेकिन उसके बाद अब ये होता है कि मुझसे आई कैन नॉट हैव फ्रूट्स, क्योंकि इसमें फ्रूट्स छोड़ देते हैं, और मुझे अब ये पता चल गया कि मेरा तो वजन कम करा है, तो मुझे फ्रूट्स छोड़ना, मैं हर किस्म का मीठा छोड़ूंगी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हर किस्म का मीठा छोड़ देना भी क्या बेहतर है? सही है? तो मदिया, these are called fat diets. Fat diets का मतलब ये कि over the years different diets have come in. आपने 2-3 का नाम लिया. Currently intermittent fasting is the fads. It will probably be replaced by something else in the future. मगर जिस चीज़ के ऊपर मेडिकल साइंस मुत्तफिक है एंड एग्री करती 100% इज के अगर डाइट करना है तो बैलेंस्ड होनी चाहिए है, और कैलोरी डिफिसिट बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डिफिसिट का मतलब ये है कि इन कम जा रहा हो, आउट ज़्यादा जा रहा हो। दैट इज़ द बुनियाद ऑफ ऑल डाइट्स अगर वेट लूज़ करना है। अब वो इन कम और आउट ज़्यादा आप कीटो से भी ट्राई कर सकते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वेज एंड द मोस्ट हेल्दी वेज टू डू, क्योंकि जैसे डॉक्टर नाशिज ने भी कहा कि हर एक डाइट हर एक को सूट नहीं करती। सो वन इजी वे टू डू दिस इज जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी ज़रूरत से कम खाएं और
बर्न ज़्यादा करें, विच वुड मीन कि एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें, वॉक को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दें। किसी भी किस्म की डाइट शुरू करने से पहले हमें अपने से कौन से टेस्ट हैं जो कि करवा लेने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए? आमतौर पे आपको एक हीमोग्लोबिन लेवल करना चाहिए जिससे आपको खून की लेवल का पता चलता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फैट्स जो बॉडी में होते हैं, दूसरी किस्म की फैट होती है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसके बारे में पता चलना चाहिए, शुगर के बारे में पता चलना चाहिए। थायराइड डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जिससे वेट बहुत ज़्यादा कम या बहुत बढ़ सकता है, थायराइड को टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें टेस्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करें, क्योंकि अब डॉक्टर्स में देख रही हूँ कि कुछ जब वेट लूज करा रहे थे तो बच्चों को भी करा रहे थे, तो उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रहे हैं। सो इज इट हेल्दी फॉर द किड्स? इंटरमिटेंट फास्टिंग जनरली हेल्दी है, कोई लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी सामने नहीं आए हैं और जनरली अच्छा समझा जाता है क्योंकि बॉडी रीसेट करती है, अपने आप को रिपेयर करती है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग बच्चों के लिए भी। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि फिर वो जो ईटिंग विंडो है उसमें आप सब कुछ नहीं खा सकते। अगर उस ईटिंग विंडो में आपने उतना ही खा लिया जो कि आपकी बॉडी की नीड पूरी है तो यू नेवर लूज वेट। तो इट अगेन कम्स डाउन टू कैलोरी कंट्रोल एंड seeing what you're eating and controlling that as well. मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, जो अब हम इंटेस्टाइन का जो कैंसर है ये बढ़ता चला जा रहा है, पेट, लोग कहते हैं हमारे पेट का कैंसर आम जबान में, क्योंकि हमारी बड़ी डाइवर्स ऑडियंस है तो ताकि सब तक हमारी बात पहुँच जाए। लोग ऐसे कहते हैं जिनकी आंतों का कैंसर हो गया था, पेट का कैंसर हो गया था, और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वाई? अच्छा देखिए मदिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम पेट का कैंसर की बात करें ना, उसमें मैदा भी आ गया, उसमें बड़ी आंत भी आ गई, उसमें छोटी आंत भी आ गई, उसमें मतलब रेक्टम, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। अब किस जगह का है, कुछ चीज़ें देखिए, कैंसर जो है कभी जेंडर रिलेटेड भी होता है, कुछ मेल में ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ फीमेल में ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कहीं से मेटास्टेसाइज करके कहीं दूसरी जगह का था, वो ब्लड के थ्रू उस जगह पे आ गया। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि अब एच पाइलोरी की डॉक्टर बिल्कुल बार-बार जिक्र कर रही थी, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं चाहूँगी आम लोगों को बता दें एच पाइलोरी है क्या? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि अमूमन छोटी आंत को या स्टमक को, ये जैसे हम बाहर से बहुत सारे लोग की जैसे बाहर से खाने की आदत है, कंटामिनेशन हो गई तो चला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एसिडिटी हो रही है या बर्पिंग हो रही है या बदहजमी की शिकायत है या बहुत ज़्यादा डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन, ये इसकी अलामत है जो कि जनरली हम समझते नहीं है कि या बहुत अगर सीवियर हो तो वो स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपने टेस्ट वगैरह कराया, उसमें पॉजिटिव आ गया। अब ज़रूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है। ट्रीटमेंट 14-15 दिन का एक आपको रिजीम बना के दी जाती है, वो आप उसको फॉलो करें ताकि ये बॉडी से आपका बैक्टीरिया निकले। अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो ये केसेस में जाके पहले अल्सर कराएगा और अल्सर फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन के अंदर वो कैंसर में जा सकता है। सही। ठीक है। इसी तरह से जो इन्फ्लेमेशन है, ये गट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन को हम बढ़ती चली जा रही है, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करें, अल्टीमेटली वो किसी एक डिजीज को शक्ल इख्तियार कर सकती है। बिल्कुल। तो अगेन देखें, शुरुआत क्या हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जो अमूमन लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाओ, कहते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें सब चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि यही जड़ है। अगर आपने यही सही कर लिया तो शायद हमारे पास आने की जरूरत नहीं हो। डॉक्टर अपनी रोजी पे क्यों वो करेगा? आप तो चाहते हैं हमारा पेशेंट आए और उसको दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े। हम उसको ऐसी एडवाइस करते हैं, जो डॉक्टर आपको बता रहा है, आपकी बॉडी देख के, आपको देख के बता रहा है, उसको समझने की, उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। सही। मैं चाहूंगी गालिब, अब आप भी जरा चले जाए किचन काउंटर की तरफ और पहली चीज़ जो गालिब करेंगे, इनफैक्ट ये बता दीजिए कि आज आप क्या क्या चीज़ें बताने चाहते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलरी, एच पायलरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है आजकल। डॉक्टर बिल्किस ने बात की, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी। ये नॉर्मली अगर देखा गया है, मैं अपनी तज्ज़िये की बात करूँ तो हमारे यहाँ शायद पानी में मौजूद है, जो हम कच्चा पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जिस सोर्स से पानी आ रहा है वहाँ पे मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी जहाँ गधे भी मरे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस, और वही पानी हमारे यहाँ लाइनों में आ रहा था। मैं क्योंकि मेरा मतलब यूनिवर्सिटी रोड पर है, तो 3rd फ्लोर पे जब मैं अपने खड़ा हुआ था और अभी नीचे सारी खुदाई हुई हुई थी, तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि शायद मैं ये कह सकता हूँ कि गटर की लाइन और पानी की लाइन एक जगह आ रही है। ओह माय गॉड, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो पहले तो हम सिर्फ सुनते थे, मैं तो अब देखा है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल नीचे ही सारी खुदाई हुई थी और मैंने साइड से खुद मॉनिटर की। तो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली फिर एच पायलरी जो है वो एग्रीवेट करता है। एच पायलरी का जो पूरी दुनिया में इलाज है वो एक एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि
कुछ टाइम पीरियड के लिए दी जाती है और जो एच पायलरी का जो इन्फेक्शन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, बट रीअकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो रिलेट करता है वो यही करता है कि पानी पी रहे हैं, पानी कहीं ना कहीं आ जाता है। अब वो लोग कहते हैं हम तो कच्चा पानी पीते ही नहीं। मैंने ग्लास धोया, सही तरह नहीं खंगाला, उसमें 4 से 6 कतरे रह गए, 4 से 6 कतरे ओनली। अगर उसमें इन्फेक्शन था तो वो पूरे पानी को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है बार बार होने का। और नंबर 2, हम लोग जो डिफरेंट जगहों पे जाके गंदी बर्फ़ होती है नॉर्मली पी रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है एच पायलरी को दोबारा रीअकर करने के लिए। दुनिया में रिसर्च हुई, नॉर्मली एच पायलरी अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहे तो वो कॉलन कैंसर या स्टमक के और इश्यूज डेवलप कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये रेशो बहुत कम है कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसका रीज़न एक जापानीज़ जो रिसर्चर थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर रीज़न क्या है, तो हमारे खानों में जो अदरक, लहसुन और हल्दी, इनकी जो मिकदार होती है वो हमें एच पायलरी और डिफरेंट जो एंजाइम्स की जो प्रिपरेशन होती है या एक एंजाइम्स को सही तरह बनाना होता है मैदे का एंजाइम्स के लिए, वो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स उसको बेहतर करते हैं। लेकिन दैन अगेन 2 चीज़ें इसमें रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो क्वांटिटी, नंबर 2 मेरी रिक्वेस्ट हमेशा सबसे ये होती है कि जो हम लोग ये पीस के अदरक और लहसुन रख लेते हैं और वो कई महीनों तक चल रहा होता है, उसमें हम उसके बेनिफिट्स जो हैं वो गवा देते हैं। हमेशा उसी वक्त कुचलें, उसी वक्त डालें, आपके खाने का जायका भी इन्हांस होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। लहसुन के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं, अदरक के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं, बट हम अपने खाने में ले रहे हैं और उसको हम ज़ाया कर देते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। छोटी सी चीज़ है, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे खाने में, बट आपके खाने का जायका भी बढ़ेगा और आप अपने घर वालों को एक बहुत अच्छी दवा भी दे रहे हैं। जबरदस्त। तो एच पायलरी के लिए एक छोटा सा कहवा अर्ज कर दूं, इसमें मुलेठी एक छोटा सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में ऐड करेंगे, सूंठ भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास अदरक अवेलेबल है घर में तो अदरक भी ले सकते हैं। जिसे ड्राई जिंजर कहते हैं, ड्राई जिंजर कहते हैं बिल्कुल सूंठ को। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर ले रहा हूँ, ये भी आजकल बहुत कॉमनली मिल जाता है। और आखिरी चीज़ जो इसमें ले रहा हूँ वो है हल्दी, 1 पिंच, बस छोटा सा। इसका कहवा बना लेंगे, इसको एक दफ़ा जोश देंगे, छान के रख लेंगे। दिन में किसी एक टाइम का तयन कर लीजिए, उसमें अगर ये कहवा या ग्रीन टी टाइप बन गई है ये, वो लिया जाए तो ये एच पायलरी के पेशेंट के लिए एक दवा का काम करेगी। ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, गर्ड के इशू कुछ लोगों को हो जाते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जो खाना ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, उसमें ये बेहतर काम करेगा। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ और इसको फिर इस्तेमाल करें, ये एक बहुत अच्छी दवा साबित होगा आपके लिए। इसके साथ साथ एक रिसर्च में पढ़ रहा था अभी, अनार का छिलका, आजकल अनार बहुत कॉमनली फ्रेश मिल रहा है, अगर अनार के छिलके का कहवा पिया जाए तो वो भी एच पायलरी के लिए एक दवा का काम करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं फिर डॉक्टर साहब की ही बात को रिपीट करूँगा कि अगर किसी होम रेमेडी से 4 से 6 दिन में आपको, मैक्सिमम 4 से 6 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तबीयत में कुछ बेहतरी, तकरीबन 40 to 50% बेहतरी नहीं आ रही, तो यकीनन आपको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। वो आपकी मर्ज़ी है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो डॉक्टर हो, वो हकीम हो, किसी के पास भी जाएं, बट डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको मिसजज करते हैं, वो बड़ी बीमारी का सबब बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम थोड़ा सा निगलेक्शन जो होती है वो हमें डिफरेंट बीमारियों में खराबी का बायस बन रही होती है। खाना यहाँ तक चढ़ा लिया है, दावतों से आए हैं, सुधरने वाले तो हम हैं नहीं, और वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बन रही होती है, जैसे रात को रिफ्लक्स हो रहा है, सोया नहीं जा रहा, करवटें ले रहे हैं, ब्लोटिंग हो रही है, बदहज़मी की कैफियत है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से स्लाइटली मोशन वाली कैफियत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा ये मोशन की दवा है, बट आपके एंजाइम्स को बेहतर करेगी, आपकी मैदे के जो कैफियत है उसको बेहतर करने में ये ग्रीन टी टाइप है जो कि घर के इंग्रेडिएंट से है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। इसमें 1.5 गिलास पानी लिया, 1 चाय का चमचा मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगा, इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा, तकरीबन 1 से 1.25 इंच का टुकड़ा, इसको थोड़ा सा कुचल लेंगे, और मैं अभी कुचल नहीं सकता, मेरे पास वो नहीं है, बट इसको हम ऐड कर देंगे। पुदीने की 8 से 10 पत्तियाँ, और आखिर में इलायची 2 से 3 दाने तोड़ के, इसको अच्छी तरीके से तोड़ के, इसको 2 से 3 दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको इतना पकाएं कि ये आधा रह जाए, पौना कप रह जाए, 1.5 कप पानी था, आधा रह जाए। इसको छान लीजिए, इसमें चीनी
मैं नहीं प्रेफर करता, बट शहद या कोई मीठा करने के लिए डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो। और ये आप छोटे बच्चे जो 1 साल 1.5 साल के बच्चे हैं जिनको ब्लोटिंग रहती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, कॉलिक बेबीज होते हैं, बट कॉलिक तो बहुत छोटे वाले पे चले जाते हैं, लेकिन 1.5 साल से अगर ज़्यादा है तो उनको 1 चाय का चमचा ये दिया जा सकता है। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा हैं तो हाफ कप, और उससे ज़्यादा है तो पौना कप जो पूरा बनाया है, वो एक बहुत अच्छी दवा है आपके लिए। हमारे घर में अगर मैं बात करूं तो किसी भी दावत से आए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि थोड़ी हैवी खाली हो तो ये ग्रीन टी जैसी होती है और ये बहुत बेहतरीन दवा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना कंटिन्यू करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम खाने के बाद कैवी की जगह चाय पी लेते हैं। मैं भी पीती हूँ, मज़ा आता है, लेकिन ये मज़ा कितना खौफनाक साबित हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि मैं किचन काउंटर की तरफ दोबारा जाऊँ जहाँ पर गालिब हमारे साथ मौजूद है, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक बड़ी अनहेल्दी किस्म की प्रैक्टिस के वाले से बात की। ये जो हम चाय जो पीते हैं, एक तो लोग सुबह सुबह उनको बेड टी चाहिए होती है, वो कहते हैं सुबह जैसे उठें गर्मा गर्म हमें चाय ला दो। एक तो सुबह सुबह वो दिन का आगाज़ बेड टी से कर देते हैं, और एक तो बेड टी, बेड पे हमने 1000 बार कहा कि जी दिस इज़ नॉट हेल्दी। वैसे भी खाने के बाद चाय, ठीक है, कहवा, क्योंकि गालिब कहवा बना रहे थे तो फिर हमने कहा कि खाने के बाद कहवा तो पीना चाहिए, लेकिन हम तो चाय भी पीते हैं। तो ये जो चाय है और किस तरह की जो चाय है, ये मेडिकल साइंस में हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये इसको रिकमेंड करेंगे। ज़रा मैं इनसे जानना चाहूँ क्योंकि ज़बान का चस्का है। डॉक्टर साहब, आप कौन सी चाय रिकमेंड करेंगे और खाने के बाद चाय पीना कैसा है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि चाय से खाना हजम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अगेन ये भी वो मिथ्स हैं। मगर हम चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें शौक है, हमें मज़ा आता है, हमें चस्का है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके अंदर तेजाबियत होती है, सीने में जलन होती है, खाना ऊपर की तरफ आता है, वो इनफैक्ट चाय से बढ़ जाती है। क्योंकि चाय के अंदर हॉट लिक्विड कोई भी होगा या टी की कुछ खसूसियात होती हैं जिससे स्फिंक्चर नीचे का रिलैक्स होता है, मसल, और खाना ऊपर की तरफ आता है। तो इनफैक्ट अगर कुछ होगा तो हाजमा और तेजाबियत चाय से ख़राब होगी, बेहतर नहीं होगी। जैसे डॉक्टर, बहुत सारे लोग सुबह वॉशरूम जाने से पहले वो कहते हैं, जी मर्द हज़ात में स्पेशली वो कहते हैं तो सिगरेट या वो चाय, उनको लगता है कि अगर वो सिगरेट और चाय वो लेके जाएंगे तो they'll be happy to do their business ना, हाँ, in the washroom. So ऐसा है, बिल्कुल है, और इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। चाय और जो निकोटीन होता है सिगरेट के अंदर, उससे उसका जो इफेक्ट इंटेस्टाइन में होता है वो होता है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ाती है। तो जब इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ती है तो उनको हाजत होती है, दे गो टू द टॉयलेट। तो ये इसके पीछे तो एक साइंटिफिक रीजनिंग है। मगर आप सही कह रही हैं, बहुत से लोगों को इसकी आदत है जिसके बगैर वो लाइक यू से दे कांट डू देयर बिजनेस। हाँ, यस, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली मुझे बताएं कि जो हम मसाला चाय वाला, क्योंकि एक कुछ बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस हमारे यहाँ, चल मसाला चाय तो मैं खुद भी, मुझे लगता है कि बड़ा रिलीफ आपको मिल रहा होता है, लेकिन अगर आप बाज़ारों का रुख करें तो एक चीज़ मिलती है, दूध सोडा। आई डोंट नो कराची के बारे में, हमारे लाहौर में बहुत ज़बरदस्त मिलता है। वो जो दूध के अंदर उन्होंने वो जो वाइट कलर की जो फ्रिजी ड्रिंक है वो डाली होती है, और वो बड़ा ठंडा ठार वो जो पीते हैं। अच्छा, वो मज़े का तो बहुत लगता था, लेकिन उसके बाद वो जब डॉक्टर्स ने बताया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो दूध के अंदर आप फ्रिजी ड्रिंक डाल रहे हैं, ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है, लेकिन हम वो पी रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, नहीं जी आज मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे बड़ी तेजाबियत हो रही है, मुझे दूध सोडा ला के दे दो। डॉक्टर साहब, ऐसी चीज़ें कितने नुकसानदेह हो सकती हैं? हमारे घर में जो अम्मा अब्बा सारे बुजुर्ग बैठे हैं इस वक्त और जो देख भी रहे हैं इस वक्त। हाँ, ओके, सो आई थिंक एक तो ये कि कुछ चीज़ें सदियों से मौजूद है, चाय हमेशा है, हमारे बाद भी रहेगी, लोग पीते रहेंगे डिफरेंट तरीके से, और पूरी दुनिया में यूज हो रही है। तो ये तो हमने किया ना, बड़े सगीर वालों ने किया ना, हमने दूध डाल के पका के बड़ा गर्म किया दिया हमने। और उसके वक्त उसके कितना ज़्यादा आप पीते, कुछ लोग चाय की एडिक्शन है कि हर वक्त चाय पीना ज़रूरी है। और ये दूध सोडा वाली जो बात है, मेरे नहीं ख्याल कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे का होता है, हमने लाहौर में बहुत। It sounds quite odd। कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो एक डेयरी ड्रिंक में डाल दी जाए। जी बिल्कुल। और so I'm not entirely sure कि वो कि किस तरह होगा। मैंने तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया जी? हाँ, अच्छा। कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है ना, उसके बाद एक बर्प आती है, क्योंकि वो कार्बोनेट एक एसिड हजम हो गया खाना, तो समझते हैं कि खाना हजम हो गया। ये साइकोलॉजिकल लोगों की इफेक्ट है कि वो जाहिर सी बात है, वो जाके मुझे तो लगता है अंदर बर्स्ट हुई कोई चीज, और वो बर्फ जो आती है ना, कहते हैं अब हमें खाना, वो एक
दिमाग में बैठ गया है। हाँ। वो सजेस्ट, और मसला है कि ये वाली हम आगे पास ऑन भी करते हैं कि आप ये पी लें, हाजमा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने देखा लोगों की तबीयतें खराब भी हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसा मिक्सचर अंदर गया, एल्केलाइन और एसिडिक मिक्सचर, जो कि अंदर की जाके स्टमक की पूरी लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो किसी को फिर वो डायरिया हो गया, किसी को जैसे खाना हजम ना हो रहा है, ऐसे करो, ओहो वो व्हाइट वाला सोडा ले आओ जो व्हाइट फिज ड्रिंक है, क्यों उस होता काले है? नमक डाल के ना नींबू वो पी लो। तो अब मुझे बताएं, वो अंदर एसिड है, उसके साथ आपने चीजें डाली तो वो एक अंदर जाके वो जो एक चीज बर्स्ट हुई तो उसकी बर्प आएगी ना। बिल्कुल। तो हमें लगता है वो रिलैक्स हुआ, जब गैस रिलीज हुई तो हम कहते हैं हम रिलैक्स हो गए। तो ये जो रिलैक्स होना होता है ना, ये अच्छा वाला रिलैक्स होना नहीं होता, ये आपकी बॉडी को और नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो वो चीज हम समझते नहीं है। तो हम जिस्म के किसी भी हिस्से को इस तरह से चैलेंज नहीं करते जिस तरह से इसको करते। बिल्कुल। हाथ को ऐसे चैलेंज नहीं करते कि कितना वजन उठा सकता है, लेकिन इसको ये क्या क्या खा सकता है, कि सब डाले जाओ नए तजुर्बे किए जाओ। इतना भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब हम इसकी लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मतलब ठीक है जुल्म ना करें इस पे, लेकिन इसको इतना जरूर करें कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पावरफुल आपका जो स्टमक हो, हम कैसे कर सकते हैं? रैपिडली चेंजिंग सेल्स होते हैं इसकी लाइनिंग में, हर थोड़े दिन पे बदलने वाले सेल्स होते हैं ये पूरे गट की लाइनिंग के। ये मुस्तकिल वाले सेल्स या लंबी उम्र वाले सेल्स नहीं होते। बैलेंस रखना और उसको इतना चैलेंज नहीं करना, मैं ये भी खा के देखता हूँ, ये भी हजम हो सकता है कि नहीं, ये भी होता है कि नहीं, बना नहीं उसके लिए। तो अब कुछ भी डाले जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सही काम करता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस पे आप रिलाई करें भाई, हम ठीक है हमें लग रहा है कि दिल पे रिलाई करें कि दिल धड़क रहा तो हम चल रहे हैं। ये जो हम खा रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना यू बिकम व्हाट यू ईट। सो हमने ये भी देखना है कि हम खा भी करें। डॉक्टर साहब हम अपनी गट को वैसे हेल्दी करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं? आई वुड से एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि कुछ फैट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स हों, मगर सारी बात एतदाल की है, जैसे हमने बात की। सो इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। कुछ चीज़ें हमें पता है गट हेल्थ के लिए ख़राब हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, सिगरेट स्मोकिंग या नशा जितना भी होता है, पान चालिया, ये सारी चीज़ें गट लाइनिंग के लिए ख़राब है, उनसे दूर रहें। गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक्स जो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। शो के शुरू में शो के शुरू में बात हुई थी माइक्रोबायोम की और गट के बैक्टीरिया की। एंटीबायोटिक्स उन सबको तबाह कर देते हैं। तो जनरली जस्ट अवॉइडिंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर ये कर लें और सेंसिबल लाइफस्टाइल हो तो आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। वाकई जो सेल्फ मेडिकेशन है भाई, ये भी बहुत बड़ी फसाद की जड़ है। हम जैसे हमेशा शो में बात करते हैं और गालिब ने भी जैसे कहा कि डायग्नोसिस सबसे पहले डायग्नोसिस एंड देन उसका ट्रीटमेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। और डायग्नोसिस डॉक्टर या आपको एक्सपर्ट्स करके दे सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। और सेल्फ मेडिकेशन भी जहर है। बहुत से लोग मैं देखती हूँ अपने बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन में डालते हैं कि बच्चे को ये मसला है, चलो बच्चे को हम खुद ही एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं। बहुत गलत है। एंटीबायोटिक की जिस तरह बात है, डॉक्टर साहब ने भी एक जिक्र किया अपनी बात में, एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत या बैक्टीरिया को मारने की दवा। हमें ये बात का तयन करना है कि हमारी आंतों में भी, हमारे जिस्म में भी कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। हमें बैड बैक्टीरिया के लिए तो वो दवा चलेगी, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया को भी मार रही होती है। तो उसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना दो मसले बना रहा है। एक तो हम ओवरऑल हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के मतलब एक बंदा है जो इतना 8 साल 9 साल पढ़ के आया है और पूरी चीज़ उसने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, और हम जो है वो घर में, वो खाला ने कहा था ये कर लो, ऐसा नहीं है। आप एक बंदा जो इतनी मेहनत करके आ रहा है उसको कुछ तो रिगार्ड करेंगे। एक इंजीनियर है और एक जो है वो मजदूर है, दोनों में कहीं ना कहीं फर्क होगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। अच्छा, हम तो गुड बैक्टीरिया के भी इतने खिलाफ हो जाते हैं। हमने पिछले दिनों जब सैनिटाइजर आया, हमने हाथों को इतना सैनिटाइज किया, हमने उसमें से गुड बैक्टीरिया भी खत्म मुका दिए। हर चीज़ की मैं पंजाबी में कहती हूँ कि मत नहीं मारनी, ठीक है ना, एक एतदाल में रह के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से हम इम्यून होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक से। अब थर्ड जनरेशन से कम एंटीबायोटिक यूज़ ही नहीं कर पा रहे बच्चे भी। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ थर्ड जनरेशन से कम तो उनको असर ही नहीं कर रही, पता ही नहीं चलता कि कुछ दिया है उनको। आपने एक और चीज़ नोट की, आजकल ये छोटे छोटे बच्चे, एक तो उनके ट्रॉमास, आई एम सो सॉरी बच्चों, आई नो देयर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव पढ़ाई, और आजकल माँ बाप ने भी अपने एम्स बहुत और करनी है, बट स्टिल छोटे छोटे बच्चे आर एंटी डिप्रेसेंट्स। उसका रीज़न बच्चे जो सुन रहे हैं स्कूल में वो हो नहीं रहा, जो माँ बाप बता रहे हैं वो माँ बाप खुद नहीं कर रहे। मोबाइल का इस्तेमाल मैं अपने बच्चे को मना करता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। वो अगर मोबाइल हाथ में ले रहा है तो मैं उसको डांट रहा हूँ, लेकिन 3 मिनट बाद वो बच्चा मुझे ही बोल रहा होता है कि बाबा आप तो खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इतनी देर से, आप तो टाइम ही नहीं मिल रहा हमें।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, और जाहिर बात है फिर वो जो टीवी पे देख रहा है मोबाइल में, उससे ज़िंदगी जो हो रही है वो, और जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो, और स्कूल वाले जो सिखाना चाह रहे हैं वो, ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बच्चे का दिमाग जाएगा कहाँ? ओह माय गॉड। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसका रीज़न मेरे ख्याल से हम खुद हैं कि बच्चे को जो सिखा रहे हैं पहले खुद इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद अगर हम उसको देखकर वो बच्चा, आजकल तो बच्चे सारे वो हैं कि आप उसको ए फॉर एप्पल बताते रहे वो नहीं सीखेगा, कि ए फॉर एप्पल दिखाएंगे तो फ़ौरन सीख जाएगा हाँ भाई ये चीज़ है। सीन इज बिलीविंग। बिल्कुल ऑब्वियसली। अच्छा, दो चीज़ें, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका मेन रीज़न यही है कि या तो हम बहुत लंबा भूखा रहते हैं तो भी एसिड रिफ्लक्स बनता है, क्योंकि तेज़ाब की जो क्वांटिटी है वो तो मुस्तकिल बन रही है मैदे में, अगर हम उसको कंजम्पशन नहीं करेंगे कोई छोटा मोटा फूड देकर तो वो ऑब्वियसली एग्रीवेट करती है और वो तेज़ाबियत का बायस बनती है। ये एक वाहिद वजह नहीं है, बहुत सारी और वजूहत भी हैं, लेकिन एक वजह ये भी है। तो मैं लंबा जो भूखा रहने वाले लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटा छोटा मील लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ लेते हैं। थोड़ी देर का मतलब 4 से 6 घंटे बाद। वो जो लंबा भूखा रहते हैं वो ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में एक रेमेडी यूज़ हो सकती है एसिड रिफ्लक्स के लिए। इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ, 1 गिलास पानी, छोटा सा टुकड़ा अदरक का इसमें ऐड कर रहा हूँ, पीपरमिंट, इस तरह के ये एक बार्स टाइप होते हैं जैसे बर्फ़ टाइप का समथिंग, इसका इतना सा टुकड़ा तकरीबन 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा इसमें डालूंगा गर्म पानी में। 3 से 4 मिनट 5 मिनट इसको छोड़ देंगे, और उसमें आखिर में जब ठंडा हो जाएगा और ये पीपरमिंट इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो 1 चाय का चमचा शहद, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगा, और 5 से 7 मिनट और मज़ीद लेने के बाद तकरीबन टोटल टाइम इसका 12 से 13 मिनट हो गया, और इसको मैं पी लूँगा। ये आपके एसिड रिफ्लक्स को भी बेहतर करेगा, हज़म के निज़ाम को भी बेहतर करेगा, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का उनसर रहता है उनके लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा बेहतर है। आखिर में जो रेमेडी है मेरे पास, अब जैसे हमने इब्तिदा में बात की कि बहुत सारी बीमारियों की वजह कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन ना सिर्फ ये जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं मेडिकल की, उसमें यह है कि 3 से 4 दिन अगर आपका स्टूल पास ना हो तो दैट कैन बी इन दिस कॉन्स्टिपेशन है, बट क्योंकि हमारी खुराक, हमारे मसाले और हमारी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है। हम ये बात करें अंग्रेज़ों की जो मसाले बिल्कुल नहीं लेते, नमक काली मिर्च पे जिंदा है, और हम यहाँ पे लाल मिर्च थोप के हिसाब से डाल रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिपेशन होती है बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बनती है, जिसमें कॉलन कैंसर भी है क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। स्टूल प्रॉपर तौर पर पास नहीं होगा तो आंतों के इन्फेक्शन भी पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो पाइल्स या हेमरॉइड्स वगैरह भी एक रीज़न है अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा अरसे के लिए रहे तो। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चों को भी दी जा सकती है, बड़ों को भी दी जा सकती है। 1 गिलास इसमें गर्म दूध लिया मैंने, खौलता हुआ दूध है, इसमें 1 टेबलस्पून इसबगोल की भूसी ऐड करूंगा मैं, और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। इसमें भी एक चीज़ वजाहत करूं, हमारे यहाँ एक रूटीन बन गया, इसबगोल की भूसी बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब ने भी लिख दी, इसी तरह साशे लिया, फाँक लिया। आप इसबगोल की भूसी को जब तक पानी में डाल के 8 से 10 मिनट नहीं देंगे उसको फूलने के लिए, उसका असर कम होगा। असर को चले हम थोड़ा सा बाद में भी बात कर लेंगे, या एक इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसबगोल की भूसी अगर आप छोटा सा देखें, एक पानी का एक कतरा लीजिए और अपने हाथ पे लगा लें, ये चिपक जाती है। तो जब हम उसको फाँकते हैं, मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसके सांस घुटने से मौत हुई, और रीज़न ये था कि अम्मा ने, डॉक्टर ने बोला था कि इसबगोल की भूसी, तो उन्होंने पूरा साशे ऐसी फाँक दिया, और वो जाके यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी, वो जम गई। तो ये ख़तरनाक अमल भी हो सकता है। इसबगोल की भूसी को हमेशा पहले पानी में फुला लें, या दूध में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, गर्म दूध में 1 चाय का चमचा मैंने डाली, इसमें ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन 1 चाय का चमचा डाला, ठंडा होने का इंतज़ार किया तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट, और इसके बाद रात को सोने से पहले इसको पी लिया। ये कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर करेगा। आपके इसबगोल की भूसी आज कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, दिल की हेल्थ के लिए और स्टमक के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो बताई वो सेकेंडरी हैं। दैन अगेन मैं बात करूँगा क्योंकि मैदा ठीक है तो वो खुद ब खुद रेगुलेट जो कर रहा है वो सारी चीज़ों पर असरअंदाज हो। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये थी आज की सारी रेमेडीज़। एक वजाहत चाहूँगा, मैंने जो है वो एक बात कही कि गोश्त 70 to 80 ग्राम्स जो है वो पर डे लेना चाहिए, जिस पे मुखालफत आई। मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, माजरत वाले, बहुत माजरत दोबारा। जो मैंने WHO की रिसर्च पढ़ी उसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 70 to 80 ग्राम्स पर डे गोश्त लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा मुझे सेहत हो सकता है। देन अगेन डॉक्टर साहब की बात कहूँगा कि ये वो रेंज मैंने बताई है जो एक बंदा हमारे आपके जैसा जिसका थोड़ा बहुत चलना है, ज़्यादा टाइम बैठना है, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली हो रहा होता है। लेकिन अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो ये डिपेंड करती है कि एक मजदूर काम कर रहा है, या हम कुछ इलाकों
इलाकों की बात करें जो गोश्त खोर इलाके कहलाते हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान में कुछ इलाके, तो उन लोगों का काम ही इतना हेक्टिक होता है, इतना मजदूरी वाला होता है कि उनको कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब से भी अभी बात हुई कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं उनका एक टारगेट होता है, तो उनको जो टारगेट सेट किया जाता है उनके ट्रेनर की तरफ से, डाइटरी जो उनके डॉक्टर हैं उनकी तरफ से, वो उनकी ज़रूरत के तहत होता है कि उनको इतना लेना है तो इतना ये बर्न होगा, इतना बॉडी में रह जाएगा, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। सही, थैंक यू सो मच गालिब। मुझे बताएं बनी भाई, टाइम कितना रहता है जी शो के ख़त्म होने में? अच्छा, एक तो जब नज़ला ज़ुकाम में भी शायद हमारे इस टॉपिक से थोड़ी सी हल्की की बात है, लेकिन जब आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू भी होता है तो एटलीस्ट आप उसको 2-3 उसको बहने का मौका भी दिया करें। हम तो डॉक्टर साहब हर चीज़ फ़ौरन ही हम कहते हैं हम एंटीबायोटिक से चले जाएं कि जी हमने तो फ्लू बहने ही नहीं देना, नज़ला होने नहीं देना। एटलीस्ट डॉक्टर साहब आप वैसे क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने दिनों के बाद आप एंटीबायोटिक्स शुरू करें? ज़्यादातर इस तरह के जो फ्लू होते हैं वो तो होते ही वायरल हैं, जिससे आप एंटीबायोटिक लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान ही होगा गट हेल्थ के ऊपर जनरली। और आमतौर पे ये वायरसेस जो होते हैं उनके दौरानिया 48 to 72 आवर्स आता है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स देने के कुछ ही रीजंस होते हैं, उसके अंदर अगर बहुत शदीद इन्फेक्शन हो या कंफर्म्ड हो के बैक्टीरियल है तो फिर दिया करें, वरना नहीं ज़रूरत होती। सही। अच्छा, एक मुझे जाते जाते आप लोगों के साथ आज वाली पापा जी चाहिए, एक मुझे जाते जाते आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए हम अपने शो में हमारी कोशिश होती है कि हम मेंटल हेल्थ को हमेशा कवर करें। मैं अपने शो में हफ्ते में अगर 5 शो करती हूँ तो एक शो मेंटल हेल्थ के हवाले से ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव इज़ अ हाई टाइम टू टॉक अबाउट इट। अभी पिछले दिनों लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में हमने देखा, आज से 5 दिन पहले का वाक़या है कि एक स्टूडेंट ने 3री मंजिल से गिर के अपनी जान ले ली। वो लड़का बहुत प्रेशर में था और उसके भाई का ये बताना है कि उसकी अटेंडेंस कम होने की वजह से उसके टीचर्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो पेपर पे बैठ सकता। वो पेपर में नहीं बैठ सकता था, उसका पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाता। देखें, यू नेवर नो कि आपके साथ रहने वाला इंसान ज़िंदगी में क्या प्रेशर, क्या परेशानी फ़ेस कर रहा है। पता नहीं कितनी मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसके सेमेस्टर की फ़ीस दी होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस कम हुई होगी, और उसको ये डर हो कि मेरे माँ बाप कैसे मेरे सेमेस्टर के पैसे दोबारा दें, कैसे भरें, और पेपर में ना प्योर होना। फिर जैसे क्लास में भी बताया गया कि जी ह्यूमिलिएट किया गया उसको और उसको बैठने से मना किया गया। ही टुक अ लॉट ऑफ टोल ऑन हिमसेल्फ। और आपको नहीं पता होता कि आपके साथ जो बंदा, मैं फिर से कहूँगी कि वो किस सिचुएशन से गुजर है। सो नज़र रखें अपने आसपास, अपने दोस्तों को स्पेशल ज़रूर देखें, और लोगों को इतनी विंडो ज़रूर दें कि अगर लोग कहीं उनका दम घुट रहा है, वो कहीं किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो बग़ैर जज किए हुए आप लोगों को ज़रूर सुन सकें। मुझे लगता है कि शायद अवैस अगर उसका कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता, उसको कुछ सुनने वाला होता, स्पेशली पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों को, अगर कहीं परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके बच्चे की आदत चेंज हो रही हैं, ज़रूर उनको तवज्जो दीजिए। यू नेवर नो वो बच्चा पीयर प्रेशर में, स्कूल में क्या पढ़ाई का कितना प्रेशर है, ना चाहते हुए आप लोग, जैसे मैं पहले भी बात करी थी ना, जो छोटे बच्चे जो प्रेशर लेते हैं, कहते हैं पेट में दर्द शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता आप कितना बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं। बी काइंड, बी जनरस, और किसी से भी मिले तो कोशिश किया करें कि अच्छी स्माइल ज़रूर दें। हमने वेस्ट में देखा है कि लोग मिलते हैं, स्माइल देते हैं, तो अच्छा लोगों से मिला करें, और अपने आसपास के दोस्तों का तो लोगों का बहुत ही ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत शुक्रिया। शाद रिया, बाद रिया, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें, ज़िंदगी दी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।